बडीज़, आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप पिछले लेक्चर को ज़रूर देखे होंगे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखेंगे, ऑक्सोसोम के बारे में पढ़ेंगे एंड जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, किस तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है वो देखेंगे एंड देन इसके बाद क्या है हम लोग प्लास्टिड के ऊपर में आएंगे, ठीक है, एंड फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर में बातें करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने तबीयत का ख्याल रखा कीजिए, ठीक है। बदलते मौसम में आप अपना ध्यान रखा कीजिए कि थोड़ा पानी वानी का सबसे ज़्यादा आप अपना केयर कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है ना कि अगर आप बारिश भी हो रहा है, जमा पानी भी हो रहा है, जो टैंक्स में पानी जमे होते हैं वो भी क्या है आपको उतने मतलब बेसिकली जर्म्स या बीमारी फैलने का ही सबसे सटीक रीजन होता है अभी के टाइम में पानी से। बरसात का टाइम चल रहा होता है, तो इसलिए पानी को फिल्टर करके या गर्म करके ही पिएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या है मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म किया था, माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चर देखते हुए ये चीज़। चलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दिख रहा है आपको कि ये है आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा 1 नंबर में, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी परत, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ओके, आपको मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस आपको दिख रहा होगा जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या है इसके अंदर में जो फ्लूइड फील्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जिसे हम लोग क्या है मैट्रिक्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसे मैट्रिक्स। आई बात समझ में। चौथा पांचवा में देखिए आप यहाँ पे राइबोसोम, जैसा मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है प्लास्टिड, इन दोनों के पास में अपना अपना सेल्फ क्या होता है सेल्फ डीएनए पाया जाएगा, ठीक है, और राइबोसोम पाया जाएगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्री ही पाया जाएगा इनके पास में, दोनों के पास में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोनों के पास में पाया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या बात है यहाँ पे बताई जा रही है कि जो अब यहाँ पे क्या है कि ये आपको दिख रहा है इसका डीएनए, और यहाँ पे फिर क्या है ये आपको ऑक्सोसोम दिख रहा है, इसमें आपको ये जो अंदर की तरफ में उभार बनता हुआ दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं क्रिस्टी कह रहे हैं। ये जो अंदर की तरफ में ये उभार दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ में बनता हुआ, ये असल में क्या है ये क्रिस्टी है, ठीक है। किससे बनता है ये क्रिस्टी? इनर मेम्ब्रेन से बनता है। किससे बनता है? इनर मेम्ब्रेन से ये फॉर्म करता है। ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, इन दोनों के पास में अपना डीएनए या अपना राइबोसोम आया कैसे, उसके ऊपर में ना एक छोटी सी कहानी है, उसे सुनिए। या हाइपोथेटिकल कहानी है या फिर ऐसा बोला जाता है थ्योरी है इवोल्यूशन के हिसाब से, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट आपको समझने के लिए ईजी होगा, आप समझ सकेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के पास में अपना डीएनए कैसे आया। ओके, ये चीज़ देखिए यहाँ पे जैसा आपको ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में ये दिख रहा है कि बोला जाता है हजारों साल मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो, ठीक है, मिलियन ईयर्स ऑफ अगो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। देखिए बोला ये जाता है कि पहले जो प्लास्टिड है ना, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिड जो है वो कहीं ना कहीं साइनोबैक्टीरिया हुआ करता था पहले, ठीक है, एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी था। ओके, अब इसी को क्या है कि कोई एंसिस्ट्रल होस्ट सेल आपको दिख रहा है, जो कि क्या है ये यूकैरियोटिक से बिलोंग करता था। किससे? यूकैरियोटिक से। ओके, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया को ये क्या किया कि अपने अंदर में इनगल्फ कर लिया, एक तरह का एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप। ओके, इस बैक्टीरिया ने बोला, ये सेल ने बोला कि ठीक है ये प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना को बनाता है, तो एक काम करो ये मिल करके अंदर आ जाते, मतलब उसको क्या अपने साथ में एक रिलेशन बना लिया। बोले कैसे? रिलेशन वाली बात समझ नहीं आई, तो ऐसे समझिए कि कौवा और भैंस का भी ये रिलेशन होता है। कैसे? जो कौवा होता है ना, वो क्या करता है कि भैंस के पीठ पर बैठ करके उसके शरीर में जो जुएं होते हैं ना मोटे मोटे, जिसको हम लोग चिमोकन भी कहते हैं, तो वो उसके जुएं को वो कौवा है या कोई अदर बर्ड है वो उसको बैठ करके खाती है,
ठीक है। तो इससे क्या है, इससे एक तरह का रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इसीलिए क्या करते हैं, जो भैंस होती है ना वो पूंछ से मार करके कौवे या बर्ड्स को भगाती नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पीठ पर से वो चुग चुग करके उसको खाती है। आ रही बात समझ में ये चीज़? ठीक उसी तरीके से ये जो सेल है, इस सेल को, ये सेल क्या किया, इस बैक्टीरिया को, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी प्लास्टिड, ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों एक तरह का क्या है, ये दोनों एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे पहले। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब समझ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो ये हुआ करते थे एक टाइम पे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ने इन दोनों को अपने अंदर में इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब जबरदस्ती नहीं कहा गया, रिलेशनशिप बनाया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके पास में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी बनाने का क्षमता होता है, तो इसलिए उसको अंदर ले लिए। अब फिर क्या है कि हमको मिल गया प्लास्टिड भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट के मदद से। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये उसको भी अंदर ले लिया। तो इस तरीके से जो काम का था ना, उसको यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर में एक तरह का रिलेशनशिप बना करके क्या कर लिया, उसको इनगल्फ कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एक टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पे देखिए इस प्लास्टिड को भी अपने अंदर में ले लिया। तो इस तरीके से एक जो सेल है प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक कभी एक टाइम पे प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, वो अपने आप को क्या यूकैरियोटिक के अंदर में एज अ सेल ऑर्गेनेल बना लिया। क्या बना लिया? सेल ऑर्गेनेल। हम बोले कैसी बात हुई है, क्यों हम इसको प्रोकैरियोटिक से तुलना करें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को? कारण क्या है? तो सिंपल सी बात यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास में भी सेल्फ डीएनए है, उसके पास में भी अपना सेल्फ डीएनए है, अपना राइबोसोम है प्रोटीन बनाने के लिए। अब हमको एक बात बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें भी तो सेम यही चीज़ है, उसके पास में भी डीएनए पाया जाता है, उसके पास में भी राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है और अपना डीएनए पाया जाता है, ओके। ये चीज़ तो वही यहाँ पे क्या है कि बताया जा रहा है कि ये जो डीएनए और राइबोसोम यानी वो प्रोकैरियोटिक ही था कहीं ना कहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और अपना क्या है, राइबोसोम पाया जाता है। सेम प्लास्टिड्स में भी, किसमें? प्लास्टिड्स में भी, ठीक है, प्लास्टिड्स में भी आपको क्या है, डीएनए और राइबोसोम देखने के लिए मिलेगी, ओके, मिलेगा। आया बात समझ में? तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को एज अ कंसिडर्ड किया जाता है, कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोटिक था। और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा जानने के लिए, ओके। अब आते हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो ऑक्सोसोम होता है वो क्या होता है उसके ऊपर में। जैसे आपके सामने ना एक स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे बना के दिखाते हैं, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। इस तरीके से कुछ अंदर के तरफ में इन्वेजिनेशन ये बन रहा, ठीक है, ये बना दिए हमने क्या, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। फिर ये क्या हो गया, ये जो बना ये क्रिस्टी है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिस्टी हो गया। लेकिन इसी क्रिस्टी के ऊपर में ना आपको इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, रैकेट के लाइक, ऐसे बहुत सारा बुंदा बुंदा टाइप, ये रैकेट के टाइप आपको इस पे भी देखने मिलेगा, इस पे भी देखने मिलेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ऐसे करके। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सोसोम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सोसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है। अभी इसका जो अच्छा से स्ट्रक्चर देखे तो कुछ ऐसे रैकेट के जैसा आपको दिखेगा, ये बल्ब लाइक या रैकेट लाइक ऐसे, ठीक है, ये रैकेट लाइक दिखेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे क्लियर है? ओके, यहाँ तक। अब देखिए इस फिगर को, अगर हम इसी को जूम करें आपको दिख रहा है ये जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ पोर्शन होता है ये ऑक्सोसोम का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, F0। क्या बोलते हैं उसको? F0। और जो बाहर निकला होता है उसको हम लोग F1 बोलते हैं।
और यही F1 और F0 क्या है, ये स्ट्रक्चर ADP से कन्वर्ट कर देता है, उसमें एक और फॉस्फेट को जोड़ करके ATP में, और ATP क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब आई बात समझ में यहाँ पे कि ADP यानी ADP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बन गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये चीज़, और ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका, ये जो अंदर धंसा हुआ पार्टिकल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, F0, और जो बाहर निकला हुआ पार्टिकल है उसको क्या बोल रहे हैं, F1। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको 3 अल्फा दिख रहा है आपको, और 3 यहाँ पे बीटा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा और 3 यहाँ पे आपको बीटा दिख रहा होगा। ओके, आ गई बात समझ में, क्लियर है ये चीज़। अब चलिए इस पे थ्योरेटिकल इसका हम लोग जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजोम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर से एकदम अच्छी से आप इसको समझ जाएंगे कि जो ऑक्सोजोम है उसका जो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रिस्टी के सरफेस पे। माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कि जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पे आपको रैकेट लाइक पार्टिकल देखने मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो बाहर के तरफ निकला हुआ है उसको हम लोग F1 पार्टिकल बोल रहे हैं। ये क्या है, F1 पार्टिकल, और अंदर में धंसा हुआ F0 पार्टिकल। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, F0 पार्टिकल। और या तो हम लोग इसको फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल। दूसरा, ऑक्सोजोम का जो टर्म है वो लैलिंजर ने दिए थे। ठीक है, फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में मतलब क्या है, ये रेस्पिरेशन करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, और यूटिलाइज करने की वजह से इसका नाम ऑक्सीजोम पड़ा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का यूटिलाइजेशन करता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। फिर उसके बाद में क्या है कि ये जो पार्टिकल है इसके पास में काम ये कैसे करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसा काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का कैसे, तो हम यहाँ पे क्या बोले थे कि ADP में एक ये फॉस्फेट को जोड़ देता है, कितना, एक फॉस्फेट को, और किस में ये बदल देता है, ATP में। और किस मेथड से बदलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। और ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की वजह से ही क्या है कि CO2 फिर रिलीज होता है। ठीक है, O2 को इस्तेमाल किया, और O2 को इस्तेमाल करके वो किस में उसको बदल दिया, CO2 में बदला। अब आई बात समझ में यहाँ तक। इसीलिए ये ऑक्सोजोम इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ATP का यही सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, अब जो प्लास्टिड है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अब प्लास्टिड के ऊपर में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लास्टिड जो है उसको डिस्कवर किया गया किनके द्वारा, हैकेल के द्वारा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का जो प्राइमरली काम होता है वो होता है फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, फिर प्लास्टिड आपको 3 तरह के देखने के लिए मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, प्लास्टिड प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये कभी भी एनिमल सेल में और फंगी में नहीं पाया जाता है। ओके, जो आपको प्लास्टिड है वो 3 तरह का देखने मिलेगा, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपको क्या है, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा आपको क्या है, ल्यूकोप्लास्ट देखने मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, हम सबको पता है। इसके अंदर में जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल होता है। और फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट असल में ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट में आता है। इसका जो पिगमेंट है वो जनरली कैरोटिनॉइड या जैंथोफिल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैंथोफिल। ठीक है, आई बात समझ में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों का तीनों प्लास्टिड इंटर कन्वर्टेबल होता है। ओके, वो क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल, मतलब कि वो कन्वर्ट हो सकता है, ग्रीन से वो लाल हो सकता है, ग्रीन से पीला हो सकता है। वही अगर नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस फिगर से हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, पहले इसको समझ जाइए तब।
आपको दिख रहा होगा कि यही ग्रीन जो प्लास्टिड है, ये जो ग्रीन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट होते चला गया किसमें, धीरे धीरे पीला में आपको। ठीक है, अब पीला या तो फिर एक तरह से बोल सकते हैं रेडिश येलो बोल सकते हैं, जिसमें ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। ओके, ये चीज़ इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्टेबल। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्लास्टिड है वो असल में आपको जनरली प्लास्टिड जो है वो कैसे यहाँ पे बनता है, तो प्रोप्लास्टिड से या तो इटायोप्लास्ट से, जो कि यंग होता है। अब यही धीरे धीरे यही यंग सेल जो है यही धीरे धीरे क्या होता है कि अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट से ही फिर कन्वर्ट होता है वो किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। फिर प्रोप्लास्टिड से ही कन्वर्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग एमायोप्लास्ट, इटायोप्लास्ट और फिर एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं इसको। इसको या तो हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं या तो एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके। या तो इसे हम लोग क्या है, एल्यूरोप्लास्ट भी कहेंगे या तो प्रोटीनोप्लास्ट। अब उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको प्लास्टिड है यानी कि क्लोरोफिल है वो आपको जनरली कहाँ देखने मिलेगा, मेसोजोमल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में देखने मिलेगा। किसमें, मेसोफिल सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़। और एपिडर्मल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट गार्ड सेल को छोड़ करके। गार्ड सेल जो एपिडर्मल सेल होता है ना, वहाँ का जो गार्ड सेल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल का क्या, स्टोमाटा में। ठीक, अब बोले एपिडर्मल सेल नहीं समझ में आ रहा, तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एपिडर्मल सेल, तब आपको क्या है थोड़ा सा क्लियर होगा कि एपिडर्मल सेल क्या होता है और मेसोफिल सेल कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, उसका हम आपको यहाँ पे एक तरह से फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर को हम जूम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इस फिगर को, क्या दिख रहा है कि ये एक हम लोग क्या है यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, लीफ में ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसी को मेसोफिल बोल रहे हैं। इसी में आपको क्या है, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड देखने मिलेगा। लेकिन आपको एपिडर्मल सेल में, एपिडर्मिस में या लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस में आपको देखने नहीं मिलेगा। ये जो आपको साइनिंग करते हुआ चीज़ दिख रहा है, ये साइनिंग असल में वैक्स है। क्या ये वैक्सी है, वैक्सी क्यूटिकल इसको बोलते हैं। क्यूटिकल यानी कि क्यूटी नहीं, क्यूटिकल। ठीक है, ये चीज़ ये असल में पानी से गलने से लीफ को बचाता है। ओके, ये क्या है, ये लीफ को गलने से क्या करेगा, बचाता है। ठीक है, ये वैक्सी क्यूटिकल। अब आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे गार्ड सेल का ये जो स्टोमाटा है ना, यहाँ पे एपिडर्मल में आपको सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल और स्टोमाटा के पास में ही आपको क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा। अदर एपिडर्मिस सेल में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, आ गई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग वहाँ पे मूव करते हैं फिर से। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। ठीक है, अब आते हम लोग एक एक करके एक एक प्लास्टिड को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट को देखते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड होता है यानी ग्रीन को छोड़ करके। इसमें आपको पिगमेंट क्या देखने मिलेगा, जनरली कैरेटिनॉइड, कैरेटीन्स, ज़ैंथोफिल। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद में क्या है कि आपको जनरली क्या है, पीला, लाल या ऑरेंज तरह तरह के आपको कलर में देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको ये फ्रूट्स में, जड़ में या पेटल्स में जो पंखुड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और जो ग्रीन फ्रूट से ये टर्न हो जाता है किसमें, ग्रीन से टर्न हो जाता है येलो में। कारण क्या है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट से कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में। क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी प्लास्टिड होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल ये पाए जाते हैं। आपको दिख रहा है ये इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में भी आपको लीफ दिख रहा होगा। ये लीफ क्या है, पहले हल्का सा यहाँ पे आपको पिंकिश दिख रहा है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया इसमें। पहले ये ग्रीन था, ग्रीन से हल्का पिंकिश हुआ, फिर पिंकिश से या फिर एक तरह से पर्पल बोल सकते हैं या रेडिश कह सकते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, लाल साग। लाल साग सुने होंगे, ये लाल साग है ना, ये पहले असल में क्या है, ग्रीन होता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको रेड में देखने के लिए मिल रहा है। या फिर ये क्या है, रेड होता है पहले जब नया कली खिलता है या नया पत्ता खिलता है तो कैसा होता है, गुलाब का देखे ना, न्यू पत्ता, न्यू जो लीफ होता है वो असल में किस कलर का होता है, वो होता है असल में रेडिश टाइप में होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो प्योर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई बात समझ में यहाँ पे। ओके,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह का होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, 3 तरह का प्लास्टिड होता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला है प्लास्टिड, इसमें क्या एमायोप्लास्ट, ये आपको इसमें स्टार्च देखने मिलेगा। एमायोप्लास्ट में आपको स्टार्च देखने मिलेगा और ये जनरली आपको क्या ट्यूबर्स में यानी आलू में देखने मिलेगा, ठीक है। कॉटिलिडेंस में देखने मिलेगा, एंडोस्पर्म में। एग्जाम्पल इसका पोटैटो, बनाना, क्रेयल्स यानी दाल वाल जो होते हैं उसमें आपको ये देखने मिलेंगे एमायोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोर करने में मदद करता है और ये किस में आता है, कलरलेस प्लास्टिड का ये पहला टाइप। इसके बाद में क्या है आपको इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल और फैट को, और ये कहाँ पे आपको सीड्स में, कैस्टर सीड, ग्राउंडनट, अच्छा और मस्टर्ड सीड भी होगा यहाँ पे। देखिए जब मस्टर्ड सीड को क्या करेंगे ना, अपने दोनों नाखूनों के बीच में जब दबाएंगे ना तो वो जब पीसेगा तो उसमें से ना आपको ऑयली सब्सटेंस निकलता हुआ दिखेगा। तो समझ जाइए वो ऐसा सीड है जो कि क्या स्टोर करके रख रहा है, ऑयल को या फैट को। कैस्टर सीड या मूंगफली का दाना भी जब उसको आप दबाएंगे ना, या जो होता है ना वो, या हथौड़ी से मार के उसको चूड़िएगा ग्राउंड नट को, मूंगफली दाना को, तो आपको उसमें तेल का ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेगा। तेल का बूंद आपको निकलता है उसमें से, क्या आपको देखने जरूर मिलेगा। ओके, तो इसीलिए आपको क्या वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इलियोप्लास्ट मौजूद है यानी कि ऑयल प्रेजेंट है। और एल्यूरोप्लास्ट में क्या आपको प्रोटीन स्टोर होता है। एल्यूरोप्लास्ट में क्या प्रोटीन स्टोर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पर्ल्स, मीज, ठीक। लास्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या है कि क्लोरोप्लास्ट का जब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, और ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो ध्यान से सुनिए। ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका क्या आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। फिर ये इसके नीचे वाला को हम लोग बोल रहे हैं इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, नंबर 2, ये नंबर 1। फिर आपको इसके अंदर में जो लिक्विड देखने मिल रहा है उसको हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं, नंबर 3। आपको इसमें एक ठोक, ये एक सिक्का के जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रक्चर को, एक सिक्का जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको थैलाकॉइड कहते हैं। और यही थैलाकॉइड का जो बंच, ये गुच्छा 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 ये जब मौजूद हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनम, ठीक है। क्या बोले इसको हम लोग, ग्रैनम। और इस ग्रैनम को जब काट के देखें तो इसके बीच के अंदर में यानी थैलाकॉइड के बीच में अंदर में, ध्यान से सुनिएगा, ये एक थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के बीच के अंदर का हम लोग ल्यूमेन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले इसको, ल्यूमेन। देखिए इनसाइड ऑफ थैलाकॉइड को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ओके, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर आपको स्ट्रोमा देख रहा है उसके अंदर में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड होता है अंदर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स मूवी वाला ही मैट्रिक्स, ठीक है, ये चीज़। फिर यहाँ पे क्या है आपको, ये आउटर दिख रहा, ये मैं सॉरी, यहाँ पे आपको ये थैलाकॉइड एक सिक्का जैसा दिख रहा, और इसी पे ये बंच पे बंच बंच पे बंच बंच पे बंच ये जो मौजूद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनम। ओके, ये चीज़। अब ये जो ग्रैनम है, इसी ग्रैनम को कनेक्ट करने के लिए, जैसे ये एक ग्रैनम, ये दूसरा ग्रैनम, ये हो गया तीसरा ग्रैनम, ऐसे कनेक्ट हो रहा ना, ये जिससे कनेक्ट हो रहा है इसको हम लोग लैमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैमिला, ठीक है। मिडिल लैमेला नहीं कंफ्यूज कीजिएगा, दो प्लांट सेल के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ लैमेला है। क्या, ये लैमेला ब्रिज, यानी कि एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने का यहाँ पे क्या ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जोड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेला, ठीक है, ये चीज़। अब आ गई समझ में, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, ठीक। ये आपको जनरली कहाँ पे मिलेगा, तो ग्रीन प्लांट में मिलेगा। इसके अंदर में जो फ्लूइड है उसको स्ट्रोमा कहेंगे। इसको डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था, तो सैक के द्वारा किया गया था। ओके, ग्रैनम कैसे बनता है, थैलाकॉइड से बनता है, थैलाकॉइड का अरेंजमेंट से बनता है, ठीक है। पिलर ऑफ थैलाकॉइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैना कहते हैं, ठीक। आपको एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रैना देखने मिल जाएंगे, 10 से 100 मिल जाएंगे, यानी कि एक थैलाकॉइड, दो थैलाकॉइड, तीन थैलाकॉइड, 4, 5, 6 ऐसे करके, और ये एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से ये ऐसे अटैच है ना, ये आपको दिख रहा, फिर ये अटैच है इसके, ये ऐसे अटैच है, तो ये हो गया लैमेला। ये क्या हो गया, ये लैमिला हो गया, ठीक है ना। और ये आपको एक ठोक क्या बोलेंगे इसको, थैलाकॉइड, और पूरा बंच को ग्रैना बोलेंगे, पूरा बंच को क्या बोलेंगे, ग्रैना। अब आ गया समझ में ये चीज़, यही यहाँ पे बोला। और ऐसे ग्रैना आपको कितने देखने मिलेंगे एक क्लोरोप्लास्ट में, तो आपको 10 से 100 देखने मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे दो ठोक को जोड़ने वाले, दो ग्रैना को जोड़ने वाले को हम लोग स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं, तो फ्रेज चैनल भी बोलते हैं, फ्रेज चैनल या स्ट्रोमा लैमेला भी कहेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ है,
यहाँ पे बस एक चीज़ आपको याद रखना है, इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो राइबोसोम, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, प्लास्टिड के अंदर में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। किसके अंदर में जो पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में और राइबोसोम के अंदर में जो पाया जाता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का होता है। किसके जैसा? प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा ही, ठीक है, ये चीज़। और ध्यान से सुनिए, इसके अंदर में स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा है ना, उसके अंदर में आपको एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइम। वो एंजाइम का नाम क्या है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में रुबिस्को बोलते हैं। प्लांट में सबसे 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 ज़्यादा एंजाइम पाया जाता है। देखिए आप प्लांट तो छोड़िए, ये ऐसा प्रोटीन है जो कि पूरा का पूरा धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। क्या हम बोले? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा का ये मेन एंजाइम होता है जिसको हम लोग रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला है, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है। क्लोरोफिल का टर्म किन्होंने दिया? पेटलर और यहाँ पे पेटियर और कैवेंटॉन, ठीक है, इन दो ने मिल करके दिया, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़, थोड़ा सा फिगर से बस इतना जान लीजिए कि ये वैसे हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, बट इतना जानिए कि जो क्लोरोफिल का जो ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन होता है ना, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन की बात करिए, जो एक थैलाकोइड हम ऐसे बनाए थे ना, ये एक थैलाकोइड का मेम्ब्रेन में आपको क्या, लाइट, यानी जो लाइट है ना, असल में एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आता है, ठीक है, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? फोटोन। और यही फोटोन असल में क्या है? ये इसको कन्वर्ट करता है, उसको ट्रैप करके कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? उसको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके फूड में स्टोर करता है, यानी केमिकल प्रोसेस में उसको लेके आ जाता है। लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्ट किया? तो केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे किसके द्वारा होता है? इसी क्लोरोफिल के द्वारा, ये क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट मतलब कौन? थैलाकोइड का मेम्ब्रेन में ये चल रहा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि एनर्जी को ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसीलिए जो फूड का फॉर्मेशन है वो क्या है? ग्रीन प्लांट में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, ओके, ये चीज़। और ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसके ऊपर में डिटेल पढ़ेंगे, बस ये आपको यहाँ पे ऐड है फिगर, वो देखने के लिए, समझने के लिए कि इस तरह से एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी से कन्वर्ट करता है किस में? केमिकल एनर्जी में। कौन? क्लोरोफिल, ओके, ये चीज़ आ गई बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। वैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आपको सिर्फ यहाँ पे इंट्रो देंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसके बारे में, यहाँ पे क्या बातें करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे जानना होगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ना हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वेसिकल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वेसिकल्स क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये सब हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होगा क्या कि जो आपको ये नेटवर्क लाइक, ये जो न्यूक्लियस के पास में जो नेटवर्क लाइक आपको ये जाला जो पूरा का पूरा फैला हुआ दिख रहा है, ये कुछ और नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में जब आपको राइबोसोम बैठा हुआ दिख जाएगा, इसके ऊपर में जो बूंदा बूंदा आपको दिख रहा है ना, डॉट डॉट, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम एब्सेंट होगा तो उसको SER कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। अब इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स फिर किसको बनाता है? सेक्रेटरी वेसिकल्स, यानी जिससे फिर आपको लाइसोसोम आपको बनता हुआ दिखेगा। ये असल में कौन बना रहा है? यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कौन बनाया? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी से फिर क्या, वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। और इसी वेसिकल्स में से फिर कुछ क्या है, लाइसोसोम बन जाते हैं। क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनता है। अब आगे बात समझ में चीज क्लियर है? तो वही यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में,
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टॉपिक है इसमें हम लोग यही देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे रिव्यू देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे जिसमें आपको रफ पढ़ना है, स्मूथ पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में हम लोग इसमें देखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फिर यहाँ पे हम लोग को क्या है, या गोल्गी अपरेटस जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है एंड फिर उसके फंक्शंस के ऊपर में देखेंगे, लाइसोसोम्स किस तरीके से फंक्शन करता है ये चीज़ देखेंगे। आ गई बात समझ में। एंड देन फिर हम लोग क्या है, राइबोसोम के ऊपर में आएंगे, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ तक आप ये जान लीजिए कि जो हम लोग अभी पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, उसमें आपका वेसिकल्स भी आएगा, वैक्यूल्स भी आएगा, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आएगा, ठीक, और आपको लाइसोसोम भी आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, इसी के ऊपर में डिस्कस करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड देन फिर राइबोसोम पे आएंगे, ठीक है ये चीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।